आज हम लेक्चर नंबर 16 इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पैकिंग फ्रैक्शन से संबंधित है, जो हम लोग संकुलन गुणांक निकालते थे, पैकिंग क्षमता, तो उसकी बात करेंगे। आज उसको निकालना सीखेंगे क्योंकि हमने आपको बताया था कि आप लोग याद कर लीजिए एससीसी की 52.4% या 50% के आसपास, और भी बताया था कि जो एफसीसी है वो 74%, बीसीसी है 68%। तो इस तरह से कुछ परसेंटेज बताए थे जिन्हें हमने कहा था कि आप लोग याद कर लीजिए। लेकिन मैं आज फाइनली ये लेक्चर लेकर के आया हूँ जिसमें आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सिखाएंगे कि एक्चुअली निकलता कैसे है। वो याद तो आपको करना ही करना है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हो सकता है मैं इस वीडियो में त्रिज्यानुपात जो रेडियस रेशियो कराया था मैं उसकी भी बात इसी में करूंगा। और चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें समझना क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन क्षमता, गोलों के द्वारा अधिकतम घेरा गया स्थान। चलिए, हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास एक संरचना होती थी इस प्रकार से, एक क्यूब होता था, और अगर हम इसमें गोलों, किनारे गोलों पर रख देते थे, यानी कोनों पर परमाणुओं को अगर रखते थे, वो एससीसी मिलता था। और एससीसी की जो पैकिंग फ्रैक्शन थी, पीई या पीएफ की बात करें, अथवा इसको पीएफ भी बोल सकते हैं, पैकिंग क्षमता या पैकिंग यानी संकुलन गुणांक, ओके। तो इसकी बात करें, ये आपका 50% के आसपास आता है, 52 पॉइंट कुछ भी आता है, जो भी है इतना आता है लगभग। इसके बाद जो अगर सेंटर पर हो जाता था, यानी कि ये क्यूब है जिसको हमने आपको स्पष्ट सिखाया है, क्यूब बनाना तो आप अच्छे से अब जान ही गए हैं। इसके बाद अगर हम सभी कोनों के अतिरिक्त अगर परमाणु एक केंद्र पर होता था, दो फलकों के बीच, दो फलकों के यानी फलक के केंद्र पर नहीं, दो आमने सामने वाले फलकों के बीच, अर्थात पूरे क्यूब के सेंटर पार्ट पर एक क्यूब होता था। इसको हम बीसीसी स्ट्रक्चर बोलते थे। इसकी पैकिंग फ्रैक्शन हमारी निकलती थी 68% के आसपास, जो भी 68.2 या 4 जो भी लगभग। अब हमें कोई रटने वाली बात नहीं है कि 68.2 है कि 68.4 है, वो जो भी है उसको हम निकालना सीख लेंगे। जब निकालना सीख लेंगे तो हमसे अगर कोई प्रकार का सवाल पूछा जाएगा तो हम बता पाएंगे। अगर एफसीसी होता था तो आपको पता है कि कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों पर भी होता था, सभी फलकों पर भी होता था। तो इस प्रकार से हम सभी फलकों के केंद्र पर रख दिए एफसीसी संरचना, और इसकी 74% पैकिंग फ्रैक्शन निकलती थी। तो हम आज इनको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे जी। तो हम बात करते हैं, इसके लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको देखना है। पहले पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, पीएफ के लिए हमको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि इसमें जो परमाणु होते हैं अर्थात गोले होते हैं, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद रखना है। गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। दूसरी इसमें बात जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इसके फार्मूले जो होते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला है उसको याद रखने के लिए, उसको बनाने के लिए हम एक पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल करते हैं। k² बराबर a² प्लस b² या यल स्क्वायर कह सकते हैं, या कह सकते हैं
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए हम लंब यहां लिखे देते हैं इस प्रकार से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आप किसी भी तरीके से इसको बोलते हो, यहां पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। जो भी है पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिभुज के एक, यहां पर देखिए यह आपका आधार है बेस, और इस प्रकार से यह आपका लंब है और यह आपका कर्ण भुजा है। इसकी भुजा को ज्ञात करने के लिए हमें लंब और आधार के स्क्वायर को करना पड़ता है। इनका दोनों का जो स्क्वायर है, दोनों का अगर योग कर दिया जाए तो के स्क्वायर के बराबर निकल आता है। यहां से हम कर्ण की भुजा निकाल लेंगे, इसलिए हमको इस फार्मूले की बहुत जरूरत है। इसमें जो तीसरी और लास्ट बात है इसमें वो ये है कि पैकिंग क्षमता जो होती है, संकुलन गुणांक जो होता है, उसका हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप परसेंटेज, कोई भी आप एग्जाम देते हैं और इसके बाद उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, आप जो प्रतिशत निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि कैसा परसेंटेज, कितना परसेंट आ रहा है। तो हम परसेंटेज की बात करें तो आप जनरली आप जानते हो, आपने अपने हाई स्कूल का परसेंटेज निकाल के देखा होगा कुछ छात्रों ने। तो हम बात करते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि 500 का 600 का जो भी पूर्णांक होता हो, तो यहाँ पर हमने जितना नंबर प्राप्त किया है और गुणे में 100 कर देते हैं, अब बटे में पूर्णांक की कर देते हैं ना, यानी कि हम इस प्रकार से परसेंटेज निकालते हैं कि हमारा प्राप्तांक कितना है, पूर्णांक कितना है, और गुणे में 100 कर देते हैं। तो हम वही परसेंटेज ही निकालने वाली बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें प्राप्तांक और पूर्णांक गुणे 100 करना पड़ेगा। तो हम वही चीज लिखेंगे, प्राप्तांक हमने कितना प्राप्त किया, यानी कि इस स्ट्रक्चर में या इस स्ट्रक्चर में किसी भी की बात करें तो हमारे इस स्ट्रक्चर में एक जो क्यूब है, उसमें आपने ये भी देखा था कि ये क्यूब के ये जो कोने हैं, इसमें जो बॉल्स रखी हुई हैं वो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इस प्रकार से एक दूसरे से सटी हुई है होती है, लेकिन हम इनको काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम दूर दूर दिखा देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इस प्रकार से होता है, 4 गोले ऐसे, इसके ऊपर 4 गोले ऐसे। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता था कि यहां पर कुछ वाइड मिलती थी, रिक्ति मिलती थी। अब इस रिक्ति की बात करें तो हमारा रिक्ति कुछ मात्रा में छूट जा रहा है, वही परसेंटेज हमारा कम हो रहा है। अगर ये रिक्ति ना होती तो पूरा क्यूब पूरा ठोस होता, पूरा 100%, लेकिन ये रिक्ति जो छूट रही है वही परसेंटेज कम हो जाता है। अब ये रिक्ति कितनी छूटती है इसकी बात है कर रहे हैं कि परसेंटेज कितना निकलता, हमने पाया कितना। तो हम बात करेंगे कि ये जो गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान है, कितना छोड़ा गया, कितना खाली कर दिया इन गोलों ने। तो हम गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान निकालेंगे और इस पूरे क्यूब का जो आयतन होगा वो हो जाएगा। क्यूब का आयतन पूरा हो गया, यानी पूर्णांक हो गया। हमारे इस क्यूब में कितना भाग हमारा पूरा है, 100%, तो हम क्यूब का आयतन प्राप्तांक हो गया, वो पूर्णांक हो गया हमारा। और ये जो खाली स्थान है, इसके अलावा जो घेरा गया स्थान है वो हमारा प्राप्त स्थान है। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं कि गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान, अब बटे में हो जाएगा यूनिट सेल का आयतन, है ना। यूनिट सेल, क्योंकि हमारी जो कोशिका है यूनिट सेल है, उसी का आयतन की बात करेंगे। चल, ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो रहा है, मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। घेरा गया स्थान अब बटे आयतन, अब गुणे में 100, ये है आपका परसेंटेज निकालने का। तो हम यहां पर कुल गोले लिख सकते हैं, क्योंकि गोलों की संख्या अलग अलग उसमें अलग होगी। कहने का मतलब हमारे
SCC में कुल गोलों का पूर्णांक होता है 1, यानी एक SCC की जो यूनिट सेल है उसमें कुल परमाणुओं का हिस्सा होता है 1, है ना। कुल परमाणु कितने का योगदान होता है? 1 ही परमाणु का योगदान होता है पूरी बनाने में। लेकिन BCC में 2 परमाणुओं का होता है, FCC में 4 परमाणुओं का होता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास परमाणुओं की संख्या अलग अलग मिलेगी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कुल गोलों का। वैसे इसका मतलब भी यही होता है, गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान, तो मतलब यही होता है कि कितने गोलों ने घेरा है वो स्थान हमको कवर करना है। चलिए, तो ये रहा हमारा बेसिक चीज। इसमें गोलों का आयतन आपको भूलना नहीं है, 4/3 पाई r क्यूब, और ये भी आपको लगाना ही पड़ेगा। हम इसको इस रूप में इस्तेमाल करेंगे, a² + b² = c² के रूप में, या तो इस तरह से बोल सकते हैं, और ये आपका फार्मूला हो गया जिसके रूप में आपको रखना है। इसका मतलब ये है किसी भी यूनिट सेल का अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग क्षमता गुणांक या संकुलन गुणांक निकालना है तो हमें इस फार्मूले में रखनी पड़ेगी वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें आएगी कहां से, ये हमें समझना है। गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान तो हमें मिलेगा, क्योंकि गोलों की संख्या हमको मालूम है, किस यूनिट के लिए निकालेंगे उसी के गोले का मान रखेंगे और इस गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो यानी गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान हम निकल आएगा और यूनिट सेल का आयतन हम निकालेंगे और 100 का भाग गुणा करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए अब यहां पर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, SCC की बात कर लें। यहां पर सभी प्रकार के पैकिंग फ्रैक्शन आज हम बताने वाले हैं, सभी प्रकार के संरचना स्ट्रक्चर्स की पैकिंग क्षमता बताएंगे। हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए, हाँ, तो बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले बात कर लेते हैं SCC की। SCC की पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं SCC स्ट्रक्चर ये है आपका, तो इसमें देखने की समझने की बात है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप ये पता नहीं पाएंगे कि हम वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं, कहां से ला रहे हैं। तो आपको समझना है कि ये जो 4 गोले होते हैं और ये जो नीचे 4 गोले होते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे सटे हुए 4 ये प्लेन में और ऊपर से 4 इसके रख दिया जाता है। तो ये 4 गोले और नीचे 4 गोले आपस में बिल्कुल टच होते हैं इस प्रकार से, और इनके ऊपर भी 4 गोले ऐसे रख दिए जाएंगे। तो हम केवल इन 4 गोले नीचे वाले की या किसी एक की बात कर लेते हैं। इनको अगर सेंटर पार्ट मिलाते हैं तो एक स्क्वायर का रूप लेता है। जैसा कि मैंने बताया था, इस स्क्वायर को अब गौर से देखिए। इस स्क्वायर में बहुत सारी बातें छुपी हैं जिससे हम पैकिंग फ्रैक्शन की गणना कर पाएंगे। हमें इस स्क्वायर में देखने को मिल रहा है जिसमें मैंने इस स्क्वायर का जो पार्ट है, इस स्क्वायर के यहां से यहां के बीच की दूरी को हमने क्या बोला था बेटा, क्या बोला था? यहां से हमने बोला था a, कोर लेंथ की लंबाई बोली थी, कोर लेंथ बोली थी, जिसको हम a से डिनोट करते थे। जी हाँ। अब गौर से देखिए कि इस गोले की, एक गोला होता है, इसकी केंद्र से यहां परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या हो गई, और अगर हम इसी की बात करें, यहां से त्रिज्या इतनी हो गई और इसी को यहां से इधर के बाद इधर भी कर दे तो ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, और इसको हम कहते हैं व्यास, पूरे को कहते हैं व्यास। तो यहां से इधर की त्रिज्या हो गई r, इधर से इधर की त्रिज्या हो गई r। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी चाहे आप जिधर पे करें वो r ही त्रिज्या रहने वाली है, घटती बढ़ती नहीं है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि इस पूरे को व्यास कहते हैं, और ये व्यास आप देखिए गौर से d से व्यक्त करते हैं डाया। अब इसको देखिए अच्छे से कि ये यहां से व्यास यहां तक है, यानी यहां से यहां तक की दूरी r थी और यहां से यहां तक की दूरी भी r थी, यानी
एक आर और एक आर मिलकर 2r के बराबर है, 2r के बराबर है। ये आपका एक फार्मूला हुआ जिसको मैंने आपको शुरुआत में एक बार याद कराने के लिए बोला था। इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से देखने की बात है कि जो हमारा यहां से यहां तक की दूरी है वो 2r हुई, यानी d यानी 2r, d इक्वल टू, अब हमारी इस गोले की केंद्र से देखिए अच्छे से, इस गोले से केंद्र से यहां तक की दूरी आप r है ना, परिधि तक की, और यहां से इस गोले की भी परिधि r है, दोनों टच करते हैं, जैसा कि आपको पता है दोनों बॉल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहने का मतलब है यहां से यहां तक की दूरी r हुई और यहां से यहां तक की दूरी r हुई। इसका मतलब है इस कोने से इस कोने तक की यानी कोर लेंथ की जो लंबाई है वो 2r के बराबर है। अर्थात ये जो यहां से यहां हम इसको कोर लेंथ बोलते थे, ये इस यहां से यहां आधी दूरी r आ गई और इधर से इधर आधी दूरी r आ गई। हम कोर लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये r और ये r मिलकर 2r के बराबर है। अब ये भी एक प्रकार का फार्मूला हुआ, ये भी एक प्रकार का फार्मूला हुआ। अब हमने तो आपको दोनों में से कोई और भी फार्मूला बताया था एससीसी के लिए। हमने तो ये आपको बताया था कि अगर यहां से r ज्ञात करना हो तो ये इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो आपका a/2 हो जाएगा इक्वल r। क्या आपको याद आ रहा है? हमने r इक्वल a/2 एससीसी के लिए बताया था कि याद कर लीजिए। मैंने कहा था आप याद कर लीजिए सभी फार्मूले, तीनों एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए बोला था, आप सभी फार्मूले याद कर लीजिए। मैंने ये बात कही थी, कहां से आया कैसे आया मैंने कोई डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था याद कर लीजिए। तो मैं आज वही सब बातें आने वाली हैं, वही फार्मूले भी आने वाले हैं। देखिए आपको ये फार्मूला आपको आसानी से मिला, r इक्वल a/2, और भी फार्मूले मिलेंगे जो भी मैंने याद कराया था। पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपको कई प्रकार के फार्मूले इसी में आप देख सकते हैं। यही चीजें ये भी लिखी हुई है। कैसे पता चला? ये d इक्वल 2r होता है, और 2r बेटा किसके बराबर था? a के बराबर था। ये देखिए यहाँ एक r और ये एक r दोनों मिलकर 2r हुए, और 2r यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? a ज्ञात कर रहे हैं, अभी बताया कोर लेंथ। इसका मतलब है 2r a के बराबर है, ये 2r a के बराबर है। इसका मतलब है जो हमारा d है वो a के बराबर है। ये भी एक फार्मूला हुआ, क्योंकि d आपका कितने के बराबर है? 2r के। a आपका कितने के बराबर है? 2r के, यानी a और d दोनों बराबर है। तो चलिए अब हम बात करेंगे, हमको मिला है a बराबर 2r। हम इस फार्मूले को, हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, सभी लोग कान खोल के सुन लीजिए, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमको किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर हम एफसीसी की बात कर रहे हैं, चाहे बीसीसी की बात कर रहे हो, या किसी भी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, हमें हर हाल में यहाँ से ए की यूनिट निकालनी है, ए का वैल्यू निकालना है, वही हम फार्मूले में रखेंगे। अर्थात हमें ए हर हाल में निकालना है, जो कि हमें एससीसी में ए बराबर मिला है 2r। ओके, चलिए हम फार्मूला सीधे लगाते हैं। हम जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, पीई इक्वल कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन या घेरा गया स्थान, है ना, कुल गोलों का द्वारा घेरा गया स्थान, और बटे यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन, अब गुणे में 100। जैसा कि हमें अब पता है, हम सबसे पहले गोलों का आयतन निकाल लें, इसके बाद यूनिट सेल का आयतन निकाल लें और इस वैल्यू में पुट कर देंगे। ओके, चलिए तो फर्स्ट कंडीशन हम गोलों का कुल आयतन, तो कुल गोलों का आयतन, गोलों का आयतन, जैसा कि आप जानते हैं एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और हमें एससीसी में टोटल कितने गोलों का इस्तेमाल होता है? एक ही गोले का इस्तेमाल होता है, तो इंटू 1। तो हमें गोलों का आयतन हमको मिल जाएगा, 1 कराएंगे तो इतना ही रहेगा, 4/3
पाई आर क्यूब। ये हमें गोले का आयतन मिला है जो कि हमें यहां रखना पड़ेगा। सेकेंड बात हम कर लेते हैं, यूनिट सेल का आयतन निकाल ले। यूनिट सेल का निकालेंगे जब आयतन, तो यूनिट सेल का आयतन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो यूनिट है वो पूरी क्यूबिक है, घन है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि हमको लंबाई इसकी क्या मिली है, a। हमने इसको कोर लेंथ a माना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई a गुणे a। तो यहां पर लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, अर्थात a क्यूब। जब हम जानते हैं कि हमको a का मान पता है 2r, हम यहां पर रखेंगे 2r। a की वैल्यू क्या है 2r, यहां पर हम दिखाई भी देते हैं a बराबर 2r है, जैसा कि आप वहां निकाल चुके हैं। तो यहां पर a की जगह 2r, अब क्यूब लगा देंगे तो ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको 3 बार लिखना है, इसको भी 3 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और r क्यूब। ये आपका यूनिट सेल का आयतन आ गया, गोले का आयतन मिला, यूनिट सेल का आयतन मिला, गुणे 100 बराबर पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इरेज कर रहे हैं इधर। चल, तो PE बराबर देख लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी हम SCC की निकाल रहे हैं, गौर कीजिएगा। हमें A की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने वहां से निकाल ली थी यूनिट सेल से, ये आई थी, और इसी A का क्यूब कर दिया क्योंकि आयतन निकालना है, और इसका आयतन निकल गया, गोलों का आयतन निकल गया। अब आगे बात बढ़ा लेंगे, तो गोलों का आयतन हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बटे में, क्योंकि ये बटे में 3 है तो बटे में नीचे ही आ जाएगा, और 8r क्यूब लिखना है, तो इसके इंटू में हो जाएगा 8r क्यूब, और इंटू में 100। ये r क्यूब से कटा, और 4 दूनी 8, 2 आया, यानी ऊपर बचा पाई, और बटे में 3 और गुणे 2 और इंटू में 100। तो हम यहां लिख सकते हैं पाई का मान 22/7, और गुणे में ये 3 दूनी 6 और गुणे में 100, इस प्रकार से। तो देख लीजिए, इसको करेंगे 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 50 आया। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो 22 गुणे 50 बटे 7 त्रिक 21। इस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये इससे कट जाएगा, 21 एकम 21, 21 का भाग देंगे तो 1.04 आने वाला है। ये देख लीजिए, लगभग में आप देख रहे हैं कि 21 से बिल्कुल थोड़ी सी बड़ा है, यानी एक बार ही भाग जाने वाला है, बस थोड़ा सा कुछ बचा है। तो 0.45 जो भी आपको रखना है वो रख दीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और जो भी आपके सामने आता है उसका जवाब दीजिएगा आपको कितना आ रहा है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, शायद लगभग 52 पॉइंट कुछ जो आए, जो भी आए हमारे हिसाब से तो यही आने वाला है। कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ये आपका काम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कई बार कि ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है ये हम नहीं सिखाएंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको अब भी नहीं जानकारी है गुणा भाग करने की, तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम होने वाली है। फिर भी मैंने काफी कुछ कर दिया है, अब आपको नॉर्मली गुणा करके आपको आंसर दे देना। तो देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमको रखने की कोई जरूरत नहीं। क्या SCC में 50% था? हाँ चलिए 50% है, लगभग में 50% ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 52% आपका जो आया है वो प्रूव हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी की, जो कि FCC की बात करेंगे। चलिए ये फार्मूला लिखा रहने देते, इसको इरेज कर दे रहे हैं, अपना नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इसी तरीके से अब सेकंड वाले में आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब SCC के बाद जो हम FCC की गणना करने वाले हैं, FCC सेकंड नंबर। चलिए अब इसकी देख लेते हैं। FCC की जरा गौर से चित्र देखिए। FCC में
फलक पर भी परमाणु होते हैं। हम एक फलक को बना रहे हैं, आप समझिएगा कि फलक का जो केंद्र पर होता है और इसके चारों तरफ परमाणु, इस प्रकार से मैंने सिर्फ एक फलक बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपने महसूस भी किया होगा, आपको मैंने एनिमेशन में भी दिखाया था कि जो फलक केंद्रित होता है, जिन छात्रों ने एनिमेशन वाला नहीं देखा है वो जा करके देख ले। बेस लेक्चर बेस 1 और लेक्चर बेस 2 में आपको देखने को मिलेगा कि जो FCC संरचना है उसके जो फलक हैं, फलक पर जब परमाणु होता है तो फलक के जो फलक पर है और उसके जो चारों तरफ परमाणु होते हैं कोने पर, वो फलक से टच होते हैं पूर्ण रूप से, और फलक से टच होते हैं। इस प्रकार से हम एक पोर्शन दिखा रहे हैं। तो इसको अगर आप गौर से देखिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मैंने क्या ध्यान दिलाया था आपको पिछले में अभी बताया कि हमको हर हाल में यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम a निकाल ले गए तो हम सीधा यहाँ पर गोलों का आयतन, हमें पता है कि FCC में 4 गोलों का योगदान है। हम बड़े ही आसानी से गोलों का आयतन 4 का गुणा करा देंगे यहां पर। तो ये तो आपको आने वाला है, गोलों का जो आयतन है, ये एक गोले का आयतन होता है गुणे 4, 4 गोले हैं टोटल। इसका आने वाला है आपका, देख लीजिए, मैं इसको पहले 4 चौको 16, 16/3 पाई r³। ये आपका है, ये आपका आयतन मिल चुका है। हमारी समस्या है कि यूनिट सेल का आयतन हम a कैसे पाएंगे, और जब a हमको वहां से मिल जाएगा तो हम क्यूब करा देंगे और हमारा आयतन मिल जाएगा। तो हमें यहां से a फाइंड करना है। तो जरा देखिए गौर से, इस यहां से यहां के बीच की लंबाई हमारी कोर लेंथ होती है a, आपको जनरली बताया जा चुका है। यहां पर और यहां पर देखिए, अब गोलों के बीच में कुछ गैपिंग है। ये त्रिज्या, गोलों की जो त्रिज्या है ये, और यहां पर जो गोला है इसकी त्रिज्या, तो आप देखिए थोड़ा सा बीच में गैपिंग है। अब हम डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहां पर बीच में कितनी गैपिंग हुई है, इसलिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहां से देखिए, ये जो सेंटर है इसको देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, जो अब पाइथागोरस प्रमेय का जो हमने सूत्र लिखा था उसकी यूज होने वाले, वो थ्योरम है उसको यूज करेंगे। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बनता है। हम इसको अगर ABC कर दें, इस त्रिभुज की बात कर लें या इस त्रिभुज की बात एक ही है, तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां आपकी एक गोले की ये त्रिज्या है ना, यहां से यहां तक एक त्रिज्या यहां से यहां तक हुई। इधर भी इस गोले की त्रिज्या देखिए, यहां से यहां तक r, यहां से केंद्र से परिधि के बीच की दूरी r त्रिज्या होती है। एक त्रिज्या इसमें मिल रही है, एक त्रिज्या इसमें मिल रही है, और ये गोले का पूरा सेंटर पार्ट, केंद्र से इधर तक की भी दूरी r है, और यहां से भी इधर की भी दूरी r है। यहां से यहां की दूरी r, यहां से यहां तक की दूरी r, पूरा व्यास है ना ये, यानी 2 त्रिज्या के बराबर ये है, तीसरी त्रिज्या ये है, चौथी त्रिज्या ये है। कहने का मतलब है इसकी जो ये भुजा है, AC भुजा है, AC भुजा जो है वो 4r, 4 त्रिज्या के बराबर है। अब हम यहां से बात कर लें, इसकी भुजा यहां से अब कोई लंबाई नहीं है, हम इसको बोलेंगे कोर लेंथ, कोर लेंथ a, यहां की भी कोर लेंथ a। तो हम कहेंगे कि इसका स्क्वायर, अर्थात यहां से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल लें तो कर्ण का स्क्वायर पता चल जाएगा। अर्थात हम करने वाले हैं यहां से AC, अगर हमें AC स्क्वायर कर दें, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलता है, AC हमको पता है, AC हमारी कितनी है, 4r के बराबर है। तो हम लिख देते हैं 4r का स्क्वायर, AC की वैल्यू पता है हमको 4r का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB यहां से यहां की वैल्यू क्या है, a है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। वही कंडीशन यहां से कोर लेंथ यहां की भी a है, और हम BC को हम a स्क्वायर लिखेंगे। अर्थात ये आपका 4r का स्क्वायर का मतलब होता है 16r स्क्वायर, और a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर। यहां से अगर हम इस 2 को इधर ले आए
तो 16/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, 2 इधर आ गया, बटे में आ गया, यानी कि 2 अट्ठे 16। तो हम ए स्क्वायर बराबर पा रहे हैं 8r स्क्वायर। ये आपका, अगर यहां से हम a निकाल लें तो ये स्क्वायर में उधर चला जाएगा, स्क्वायर हटा दे तो उधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगा 8r स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला हमको मिला। जरा गौर करिएगा कि मैंने एफसीसी में कौन से फार्मूले आपको निकाल के कहा था कि याद करिएगा, तो मैं उन्हीं सभी को फार्मूले को ला रहा हूं यहां पर तुरंत। तो हमारे पास इस a बराबर 8r स्क्वायर का रूट में है, इसको जरा गौर कीजिएगा, a 8 रूट में है, क्योंकि r स्क्वायर है तो ये इसके लिए ये स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो यानी r बाहर हो गया। एक फार्मूला आपको ये मिला। दूसरे फार्मूले की बात कर लें, a बराबर 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये रूट में है पूरा, इंटू r बाहर है, तो 2 × 4 = 8। इसको अगर देखें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 यानी 2 स्क्वायर, स्क्वायर होता है तो रूट कट जाता है, इसका मतलब अंडर रूट अभी भी बचेगा, 2 बाहर निकला, इन दोनों में से एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, अर्थात 2 1 बाहर आ गया। अब एक बचा हुआ है रूट में तो उसको 2 कर दीजिए, इंटू में r है, ये फार्मूला आया। अब इसको हमने कहा था कि r इक्वल निकाल लें, तो ये पूरा का पूरा इतना इसके बटे में चला आएगा, इसके गुणे में है, इसके बटे में आ जाएगा, अर्थात r इक्वल जो हमारा हो जाएगा a के बटे में 2√2। क्या आपको याद आ रहा है कि मैंने ये कराया है? इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे r नहीं चाहिए, बट हमने आपको याद दिलाया कि क्या फार्मूले कहाँ से कितना आए थे, मैंने उनको याद कराया था। अब बोला था कि इसको याद कर लीजिएगा। एक्चुअली में ये सब फार्मूले इस तरह से आ रहे हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं मैंने आपको बताया, लेकिन हमको हर हाल में चाहिए एक ही वैल्यू। एक ही वैल्यू हम चाहे तो इसको यूज कर ले, चाहे तो इसको यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों एक ही चीज है। चलिए हम इसको यूज करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें गोले का आयतन, जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर एफसीसी में 4 गोलों का योगदान होता है, 4/3 पाई r³ एक गोले का आयतन। अब गुणे में 4 गोले हैं तो 4 गोलों का आयतन ये हुआ। हम यूनिट सेल का आयतन, क्यूबिक है, हमारी घनीय संरचना है, उसकी बात कर ले, हमें a³ निकालना पड़ेगा, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसमें सभी की सेम हमने a का वैल्यू प्राप्त किया है, जो कि हमारी रूट में 8 r है, रूट में 8 है और r बाहर है, और इसको हमको क्यूब करना है, a³ लिखा है ना। हाँ, तो इसको अगर देखें तो r अंडर रूट 8 को 3 बार लिखना है, 8 अंडर रूट 8 और गुणे में r³, ये बाहर है तो हमारा r³ हम ऐसे लिख देंगे। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 8 × 8 × r, इंटू में r³, ये भी है 3 बार रूट में है, तीनों सभी रूट में है 8 में, कोई दिक्कत नहीं। जोड़े में से एक बाहर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर 8 बाहर आ गया, लेकिन ये रूट अभी भी 8 में बचा रहेगा, और r³, ये हमारा यूनिट सेल का आयतन आया। अब हम यूनिट सेल का आयतन, पहले ऊपर गोले का आयतन, यूनिट सेल का आयतन, और गुणे में 100 करके ताकि एफिशिएंसी निकाल लेंगे। चलिए आ जाइए, तो समझ में आने लगा होगा बेटा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से एक बार वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से एक बार 2 बार देखा जाता है, और फिर से स्टार्टिंग से जब आप दोबारा देखने का प्रयास करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो PE बराबर यहाँ पर आया है, गोलों का आयतन कितना है, 16/3, अब पाई r³, अब गुणे में 100 होता है, बटे में 8 √ 8 r³, यहाँ पर 8 और रूट में 8 है, और इंटू r³। ध्यान दीजिए ये r³ से r³ कट जाएगा, ये इसके बटे में है तो ये इनके गुणे में आ जाएगा, 16 के बटे में है, ये बटे का मतलब इसके नीचे आ गया। तो PE बराबर जो हमारा आएगा वो 16/3, और इसी के गुणे में 8 है, और इसी के गुणे में ये √8 है, ये कट चुका है। ऊपर आपका कितना बचा है, पाई बचा है, और 100 भी बचा है। ये
तो देखिए 8 दूनी 16, 2 बचा यहाँ, हल कीजिए, 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख दें, चलिए यहाँ रख दिया। अब गुणे में 100 है, नीचे क्या बचा था 3 और गुणे रूट में 8, तो इसमें 3 और गुणे रूट में 8 भी कर देते हैं। हो गया इतना, बटे में 3 लिखा है, बटे में रूट 8 भी लिखा है, और ये जो 7 कहां से आया 22/7 का पाई की वैल्यू थी, 22 बटे में 7 लिखना था तो वो आया। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर देखें इसको तो अब कैलकुलेशन केवल करना बचा है, तो मैं इसको जल्दी से करता हूं। 22 दूनी 44 और 7 त्रिक 21 और रूट में 8 है और गुणे में 100 है। चलिए अगर देखें तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 अगर हम काट दें तो 2 21 दूनी 42, 42 2 44, 2 पॉइंट कुछ मान लेते हैं, 1 2 जो भी है, चलिए 2.2 रख दिया। अब इनटू में 100 है, अब बाई रूट 8 है, चलिए रूट 8 की वैल्यू भी देख लेते हैं क्या होगी। तो 8 2 दूनी 4, 4 आया, 2 आया, इधर 4 आया, 00 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के, 00 बढ़ते हैं, वर्गमूल आते हैं कि नहीं बच्चों। हाँ अपना जो भी है सीख लीजिएगा, जिससे नहीं बनता है तो अपना सीखें। और 4 फिर यहाँ पर 7 या 8 बार जाएगा क्या, 7 बार 8 बार, चलिए 7 बार करके देख लेते हैं। 7 7 49, 49 7 चौक 28, 28 4 32, 8 बार जाएगा, काफी शेष बच रहा है ना, 8 बार। चलिए 2.8 रखा, तो यहां पर 2.2 है, बटे में 2.8 है, इंटू 100 है। यहां से देख पा रहे हैं आपकी इसकी वैल्यू अधिक है, हल करना आपका काम है। मैं यहां पर देखूं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि हमने बड़ा बड़ा रखा है, अपने आधार पे आप कैलकुलेशन को अच्छे से करिएगा, तो जो भी आएगा यहाँ से यहाँ के दशमलव हट गए, 2200 बटे 28, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 74% के आसपास आने वाला है। देख लीजिएगा पैकिंग एफिशिएंसी, इसको अच्छे से यहाँ से आपको सॉल्व करना है तो आपका क्लियरली यही आने वाला है। बड़ा बड़ा आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 73 आए या 75 भी आ सकता है, इतना परसेंटेज के आसपास आएंगे आपके। अगर क्लियर करना है तो आपका सही आंसर भी आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बीसीसी की, जो कि काफी टफ है, मैं इसलिए इसको बाद में ले रहा हूं, बीसीसी को हम बाद में देखेंगे। तो चलिए इतना तो हमारा ये यूज होने वाला है हर बार। बीसीसी के लिए जरा गौर से देखिए, क्योंकि इसमें बॉडी के सेंटर पार्ट पर होता है, तो सेंटर पार्ट का जो गोला है उसको जरा समझना है। तो ये हमने जैसा कि हमने बनाया, ये आपकी एक यूनिट बना दी, ये 8 परमाणु है। गौर से देखिएगा कि जो हमारा केंद्र पर परमाणु होता है तो बाहर के गोले आपस में टच नहीं करते हैं, लेकिन जो केंद्र का होता है वो सभी में टच करते हैं। ये एक साइड के, ये बीच का केंद्र है और उसके उस साइड 4 गोले रखे हैं और इस साइड भी 4 गोले रखे जाएंगे, जिसमें आप गौर करेंगे कि यहां पर जो हमारी कोर लेंथ है, यहां पर हम गणना नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन, हमको त्रिज्या यहां तक मिल रही है, ये त्रिज्या, लेकिन यहाँ के बीच की कितनी गैपिंग है ये हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम कोई दूसरे तरीके से अपनाएंगे इसको। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये केंद्र से टच हो रहा है, तो ये आपको 4r के बराबर फिर से मिलने वाला है। r त्रिज्या यहाँ तक की, ये r और r दूना हो गया व्यास, और ये r यानी 4 त्रिज्या। यहाँ पर ये जो आपकी भुजा है, इस भुजा की हमारी 4r मिली है, लंबाई आपको 4r के बराबर है। हमें ध्यान से देखना है कि हमें इस a की वैल्यू हमें निकालना है।
या हम कोर लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमें कोर लेंथ चाहिए। जनरली इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं कि इसका ये जो ऊपर का केंद्र बिंदु है, नीचे के इस पार्ट से पीछे का कोना आगे के इस कोने से अगर हम इसको मिलाएं तो ये एक प्रकार का, ध्यान से देखिए और इस त्रिभुज में देखिए, ये आपका ऐसे, क्योंकि हमें यहां की वैल्यू पता है, यहां की वैल्यू नहीं पता है। इस फिगर में काफी कठिनाई है, इसको सावधानी से अगर आप समझेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। चलिए मैं भी प्रयास करूंगा आपके लिए कि क्लियर हो आपको। ध्यान से देखिए, ये आपका ए है कोर लेंथ, ये भी आपकी कोर लेंथ ए है, ये भी आपकी कोर लेंथ ए है। लेकिन क्या आपको ये पता है? नहीं पता। लेकिन इसको हम निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ से ए, हम कोर लेंथ को मानते हैं लेकिन हमें यहाँ की लंबाई एक्चुअली में जो लंबाई है वो चाहिए, और उसके लिए हमको ये बीच में गैपिंग है, इसको समस्या ला रही है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ वाली पता है 4r के बराबर। ये वाली यहाँ से पता है कि ये 4r है। तो उससे पहले हमें देखिए, ये हमें पता है a के बराबर है, a हम मान लेंगे, ये हमको पता ही है। अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम a निकाल लेंगे, क्योंकि ये पता है और ये इसकी वैल्यू भी पता चल जाए तो ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये इतना। हम इनके नाम भी दे दें, आगे वाले फलक को दे देते हैं। चलिए A B C D, ये आगे वाले का तो हो गया, और E F G H। तो हमें देखना है कि हमारा जो त्रिभुज है, हमें B C H B C, ये आपका एक जो त्रिभुज है, इसमें इसकी लंबाई पता है, इसकी भी पता है, इसकी पता चल जाए, HC की पता चल जाए। तो HC की कैसे पता चलेगी? देखिए, ये C से G तक की कोर लेंथ है और G से H तक की भी कोर लेंथ है, तो हम CH को निकाल लेंगे। तो CH को सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा, CH को फाइंड कर लें। तो हमारा वही पाइथागोरस प्रमेय, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू है ना। हम इसको अगर CH माने हैं तो इसका जो स्क्वायर है, CH का जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कहने का मतलब जो CH है हमारा निकला है, CH का जो स्क्वायर है वो हमारा निकला है 2a स्क्वायर। यहाँ की जो स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारा 2a स्क्वायर निकला। चलिए, हम वही चाहते थे कि हमारी ये वैल्यू आपको पता है, HB की पता है, ये आपका a स्क्वायर मान लेंगे, a मानेंगे, और इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, जो कि हमको ये रखना पड़ेगा, उसके बदले में इतना रखना पड़ेगा। चलिए शुरू कर देते हैं दूसरे त्रिभुज की, क्योंकि हमें इसकी मालूम है, हमें ये फाइंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसकी वैल्यू पूरी कितनी है बेटा? 4r। तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। ये वैल्यू पता ही है, इस त्रिभुज का वैल्यू पता है, इस लाइन की वैल्यू पता हो गई है, ये आई है, इसकी वैल्यू हम इसको a स्क्वायर मानेंगे, इसको b स्क्वायर मानेंगे, ये कर्ण आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर मान लिया और प्लस b स्क्वायर, अर्थात यहाँ की जो वैल्यू है वो कितनी आई है? ये आई है, ये लिखा हुआ है 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16r स्क्वायर बराबर, यहां से देखें a स्क्वायर और 2a स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 3a स्क्वायर, ये आपको मिला। यहां से हम a स्क्वायर बताएं, a स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो 16/3r स्क्वायर। यहां से हम a को फाइंड करें, a करेंगे तो 16/3 में रूट चढ़ जाएगा, 16/3 में रूट आ गया, और साथ में r को स्क्वायर में भी रूट आएगा, तो हम एक बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया, a की वैल्यू ये आ गई। इरेज कर रहे हैं हम इसको,
चलिए आगे ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको। ए स्क्वायर हमें माना है, ए मालूम चल गया है, हमारा काम हो चुका है। पर मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि मैंने यहाँ पर फार्मूला क्या लिखाया था। मैंने फार्मूला लिखाया था, जरा देखिए गौर से, कमेंट करें बेटा, कमेंट करें। हमने बीसीसी के लिए ए और आर में क्या संबंध निकाला था वो कमेंट कर दीजिए। इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कि देखिए यहां से ही आगे वो आ जाता है। ए बराबर 16/3 रूट में है और इंटू में आर है। चलिए हम इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, अर्थात 4 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा और बटे में 1/3 रूट में रहेगा, है ना, और इंटू में आर। यहां से आर निकालना हो तो ये आपका बटे में आएगा, ए के बटे में आ जाएगा, a/4 हो जाएगा। ये √3 1/3 है ना, ये इसके ऊपर जाएगा, जब रूट में 3 बटे में है उधर जाएगा तो आपका ऊपर पहुंच जाएगा, इक्वल टू आर, अर्थात आर इक्वल ए और √3/4। यही तो आया था, यही तो किया था। हाँ चलिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, हमें इसकी जरूरत है जो कि हमको मिल चुका है। और हमने 4 गोल बीसीसी का है निकाल रहे हैं बेटा, तो बीसीसी का निकाल रहे हैं तो जरा देख लीजिए, बीसीसी में कुल 2 गोलों का योगदान होता है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8/3 पाई आर क्यूब, ये आपका हो गया। ए क्यूब को लिखना है, अर्थात ए क्यूब है ये हमारा, ए गुणे ए गुणे ए क्यूब, यानी जो आयतन होता है यूनिट सेल का। हमारा ए की वैल्यू क्या है, 16/3 रूट में है, इंटू आर है। तो यहाँ पर 16/3 रूट में था, इंटू आर था, इसको हमको क्यूब कर देना है। इसको हल करें, 16 को हमने 3 बार लिखा, 16/3 इंटू 16/3 इंटू 16/3, ये सभी रूट में रहेंगे, और इंटू में आर क्यूब है क्योंकि आर बाहर था, तो आर का क्यूब करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। इसको गौर से देखिए, मैं अब इसको रीड कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी सभी छात्र निकाल पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन ये फार्मूला बहुत सिंपल है। जैसा भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे वो बहुत सिंपल रहेंगे। हाँ इसको देखें, यहां से 2 जोड़ों में से एक जोड़ा तो बाहर आ जाता है, रूट का है अगर तो हमारा 16/3 एक बाहर आ गया। यूनिट सेल का आयतन है निकाल रहे हैं अभी, एक तो आपका अभी भी अंदर है, और इंटू आर क्यूब। चलिए अब फार्मूले में रख देते हैं, क्योंकि हमें दोनों ज्ञात हो गए, ये भी ज्ञात हो गया, वो भी ज्ञात हो गया। तो हम लेते हैं अब पीई बराबर कुल गोलों का आयतन 8/3 8/3 पाई आर क्यूब, अब बटे में 16/3 फिर है 16/3 रूट में, और आर क्यूब है 100 मल्टीप्लाई में, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। देखिए ये भी बटे में है और ये बटे के नीचे बटे में है, ये 3 से 3 कट जाएंगे। यहां पर आया 8 पाई और इंटू में 100 ऊपर ही है, 100 हमेशा ऊपर है, मल्टीप्लाई हुआ करता है। यहाँ बचा 16 और फिर रूट 16/3 ये बचा, 8 दूनी 16, ये भी कट गया, 2 आया, तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 100/2 रूट 16/3। जरा इसको देख लीजिए, 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो यह आपका 50 पाई/16/3। तो इसको सॉल्व करें अगर, हम देखते हैं कि रख दें 16/√3 का वैल्यू क्या होगी, जरा देख लेते हैं 16/3 रूट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से 4 और 4 को 16, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। चाहे ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर सीधे भाग दे दें, 3 × 5 = 15, 5 दशमलव कुछ मान लें, 3 × 9 5.3 का रूट में, अर्थात 2.3 कुछ आ जाएगा, 2 दूनी 4 यही आएगा, 2 दूनी 4 दशमलव में, हाँ ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई। तो
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो 50 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, अब गुणे में 2.3। देखिए 7 त्रिक 21, 3.1 मान लेते हैं, और 21 1 22 7 एकम 7 सही 3.1। फिर यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई 31, ये दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, तो 50 इंटू 31/23। भाग दे जरा, गुणा करें। 5 एकम 5, अब 5 दिया 15 है ना, ये 155, अब बटे में 23, जरा भाग दो यहाँ पर। तो पीई हमारा जो निकल के आ रहा है वो 155/23। 23 का भाग 23 एकम 23, अरे तब तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा भाग देने में, गुणा करने में ना। 23 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं, तो 155 भागे जरा 23 देते हैं। 23 दूनी 40, 23 त्रिक 69, 23 चौक 92, 23 पंचे 55, 23 छक्का गया, है ना। चलो 6 बार नहीं पता चले तो 2 छंगा 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा या तो 6 बार जाएगा, ये पता चल रहा है। चलिए 6 बार देख लेते हैं। 6 त्रिक 18 की 8, और 6 त्रिक 18, और 6 दूनी 12, अब 12 1 13, 5 15 में 8 गए 7, और यहां से बचा 1। गड़बड़ा रहा है क्या कुछ? कहाँ गड़बड़ हुआ? ये 6 6 बार में ही भाग हो रहा है का? गलत है का? गुणा कहीं 50 22/7, 7 त्रिक 21, 3.1, इसका हटा, तो ये सही तो है 50। अच्छा हाँ, यहाँ पर 1 0 अभी यहाँ आने वाला है, गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो 1 0 आएगा अगर, तो ये इस प्रकार से लगेगा। जब ये इस प्रकार से लगेगा, यहाँ 0 रहेगा और 1 0 ऐसे आएगा। तो इस प्रकार से भाग देंगे तो ये 8 बार के आसपास जाएगा, और जो भी आए यहाँ पे भाग दे लीजिएगा, तो 68% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये था आपका पैकिंग फ्रैक्शन, जो कि आपका काफी कैलकुलेशन बहुत है, छोटा सा है कैलकुलेशन, लेकिन काफी कुछ आपको देखने को मिला यहाँ से। पैकिंग फ्रैक्शन आपको रखने की भी जरूरत नहीं है, आपका आ सकता है। तो मैं एक बार आपको फिर से देख देता हूं। हमें गोले का आयतन की जरूरत पड़ती है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें किस संरचना का निकालना है, तो हमें उसकी गोलों की संख्या पता होती है। एससीसी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। उसी के आधार पर उसका गुणा करा देना है, गोलों का आयतन पता चल जाएगा। यूनिट सेल का आयतन हम इस तरीके से याद करेंगे, और याद करने के बाद इसको फार्मूले में रख देना है, कैलकुलेशन करके आपको आंसर आ जाना है। तो ये था आपका एक टॉपिक जो पैकिंग फ्रैक्शन था, जो मैंने आपको डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ समझ में आया होगा। चलिए एक और बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि काफी वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी ये बात भी कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी सी और है। तो हमने जैसा कि देखा पैकिंग फ्रैक्शन निकाला, तो हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। जब हम पैकिंग फ्रैक्शन अगर ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें यूनिट सेल की संरचना पता चल जाती है कि कैसी है ना। अब बात करेंगे हम त्रिज्यानुपात की, रेडियस रेशियो त्रिज्यानुपात। इस रेडियस रेशियो की बात कर लेते हैं, जिसमें से मैंने एक आपको हिंट दिया था, R+/R- = 0.525, ऐसा कुछ बोला था जब मैंने NaCl की क्रिस्टल की बात की थी। उस टाइम पर मैंने रेडियस रेशियो की चर्चा की थी, तो इतना निकला हुआ था, है ना। तो अब बात करते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातें जाननी है। पहली बात तो यह है कि त्रिज्यानुपात होता क्या है। जैसा कि हम लिखे हैं R+/R-, यही तो त्रिज्या रेशियो है। तो हम इसकी परिभाषा को बोलने वाले हैं कि किसी क्रिस्टल में उसके धनायन तथा ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात रेडियस रेशियो कहलाता है। जी, किसी क्रिस्टल में उसके धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात
रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात कहलाता है। यहाँ पर आपको जनरली ये मिलने वाला है कि धनायन ऊपर रहेगा, ऋण आयन नीचे रहेगा। उसका रीजन ये है कि धनायन जो होता है उसका आकार छोटा होता है ऋण आयन की तुलना में। आपको बताया भी गया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो R+ है ये तब बनता है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है, यानी प्लस जब होता है तो इसकी आकृति और छोटी हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आकृति और बड़ी होगी। जैसे क्लोरीन था 287 थे, अगर हम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिला दें तो इसका आकार बढ़ जाता था, क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते थे तो आकार बड़ा हो जाता है। जनरली हम देखते हैं कि जो रेडियस है वो ऋण आयन की बड़ी होती है। जब रेडियस ऋण आयन की बड़ी है तो हमारा जो अनुपात होगा R+/R-, वो आपको देखने को मिलेगा। जब ये बड़ा है मान और ये छोटा है तो आपको दशमलव में मिलने वाला है। तो चलिए, दशमलव में आपको दिखाया भी था, ये मिला था। तो हम सबसे पहली बात, कुछ चीजें हैं जो आपको अभी के अभी तुरंत याद कर लेना, फटाफट काम। एक संख्या है, मैं बोल रहा हूं, बहुत ही आसानी से उसको आपको याद कर लेना बेटा। 155, बोलो 155, 225, बोलते जाओ 225, 314, 314 बोलो, 732, 732, 1000। ये 5 संख्याएं हैं, फटाफट याद करो। 155, 225, 314, 732, 1000। याद करें, हुआ? याद हो गया? 155, 225, 314, 732, 1000। साथ में और भी नंबर याद कर ले, 3 4 6 8, 3 4 6 8, ये भी काम में आने वाला है। 3 4 6 8। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सीधे, काफी वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं आपको समझते चलना है। चलिए, हमने रेडियस रेशियो बताया, पता चला आपको धनायन और ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात होता है रेडियस रेशियो। तो हम किसी भी क्रिस्टल में अगर हमें रेडियस रेशियो पता चल जाता है तो हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमको अगर रेडियस रेशियो पता चल जाता है तो हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं, यानी पता चल जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का पता चल जाएगा तो हमें क्रिस्टल संरचना पता चल जाएगी, यूनिट की संरचना पता चलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमको। इस नंबर को जरा गौर कीजिए, और 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पर दशमलव लगा दिया तो 3 अंक बाद है, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। ओके, यहाँ पे देखिए 3 अंक ही हमें करना है। अगर तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा दशमलव, की नहीं लगाना पड़ेगा? जब यहाँ पे लगाया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो चलिए अब इसको यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं। आप देखिए 0.155 से 0.225 तक पहली है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हमको करना है। 155 से 225, अब 0.225 से 314, 0.314, अब 314 से 0.314 से 732, 0.732, और 0.732 से 1 है ना, 1 तक है। तो ये आपका एक टेबल बनाना है। ये रेडियस रेशियो है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको नंबर याद हो गया होगा। चलिए, तो ये आपका एक रेडियस रेशियो, ये रेडियस रेशियो हुआ, और ये उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। और यहाँ पर हम उसकी संरचना की बात कर लेंगे, स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से यहाँ के बीच की है, वही नंबर आपको याद कर लेना है, 3 4 6 8 जो रखा है क्रम से रख दीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से आपको रखना आ गया होगा। 155, 225, 314, 732,
जैसे ही रखेंगे इसके रेशियो को आप इस तरीके से जब बना के रखेंगे तो हमको 4 लाइनें मिल रही हैं, चारों में रख देना है इसको। अब यहाँ पर देख लीजिए बड़ा ही आसानी से 3, अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इसका मतलब है बेटा कि परमाणु